हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक एग्ज़ाम है जो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये हम आज हमारा पेपर होने वाला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 घंटे का होने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स होंगे, मतलब 50 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको ले लेते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगी ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने का। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। भाषा पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए कि भाषा क्या होती है और उसके जो अलग अलग जो रूप हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले नोट देख लेना कि कुल 5 प्रश्न करने हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इन्होंने कंपलसरी बोला है। ठीक है, अभी हम भाषा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाषा के विविध रूपों का परिचय दीजिए। तो भाषा क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा जो है मनुष्य के जो विचार होते हैं, भाव, ठीक है, विचार, भाव और अनुभव, ओके, इनका आदान प्रदान करने का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, तो ये क्या माध्यम क्या हो गया, भाषा। मैं किस भाषा में आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो जो आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ, तो कहने का मतलब ये कि जो मैं अपने विचार बताने वाली हूँ, अपने भाव, अनुभव, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, उनके आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, मीडियम है, उसको भाषा कहते हैं। जैसे जैसे मानव समाज और संस्कृति और ज्ञान का विस्तार होता है ना, वैसे वैसे भाषा के भी उसके भी अलग अलग स्वरूप और उसके कार्य भी बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इतना सा ये भाषा के बारे में लिख देंगे। फिर इसके बाद हमें बात करनी है इसके अलग अलग रूपों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारा, तो विविध रूपों की बात कर लेते हैं। अभी विविध रूपों में सबसे पहले आता है हमारा बोली, डायलेक्ट। ठीक है, बोली जिसके बारे में जो हम डायलॉग जो करते हैं, तो ये जो भाषा का ना सबसे प्रारंभिक और एक तरह से स्थानीय, लोकल जिसको बोलते हैं ना, स्थानीय रूप है जो किसी भी सीमित क्षेत्र और या फिर किसी समुदाय में बोलचाल के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब कोई एक सीमित क्षेत्र है, कोई समुदाय है, वहाँ पर जब इस रूप का यूज़ किया जाता है तो उसको बोली कहते हैं। ठीक है, और बोलचाल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसका कोई ना निश्चित कोई व्याकरण नहीं होता, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, कोई लिखित रूप भी नहीं होता है। अलग अलग तरह की बोलियाँ हमारे देश में बोली जाती हैं। सेकंड है सामान्य बोलचाल की भाषा। ये वो भाषा होती है जिसे कोई एक क्षेत्र है, उसके जो ज़्यादातर लोग, किसी भी क्षेत्र के जो ज़्यादातर लोग होंगे ना, अधिकांश लोग आपस में बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बोलचाल के जो स्थानीय शब्दों का एक ताना बाना बना होता है और ये एक अनौपचारिक भाषा होती है। सेकंड है मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। भाषा के जिस एक स्थिर, मैं लिख देती हूँ, एक स्थिर और परिनिष्ठ, ठीक है, परिनिष्ठित कर देते हैं इसको, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत रूप को शिक्षा, साहित्य और प्रशासन मतलब जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है ना, वहाँ पर यूज़ करने के लिए मान्यता दी जाती है, उसे मानक भाषा कहते हैं। ये भाषा में एक रूपता लाती है। ठीक है, मानक भाषा की हम बात करें। फिर है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है, लिंक लैंग्वेज। अलग अलग मातृभाषा वाले लोगों के बीच जब किसी एक भाषा का यूज़, एक भाषा का प्रयोग आपस में संवाद करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, बिजनेस, ठीक है, करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर किसी दो देशों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर मान लीजिए डायलॉग होता है
जैसे यूएस और इंडिया के बीच में होता रहता है, ठीक है। दूसरा है कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में जब व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों देश ही आप सेम लैंग्वेज यूज़ करें। तो व्यापार के लिए और आपसी एक जो संवाद के लिए जो एक यूज़ किया जाता है जिस भाषा को, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में हिंदी जो है वो संपर्क भाषा का काम करती है। राजभाषा की बात कर लें हम, राजभाषा होती है किसी देश या राज्य के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, सरकारी कामकाज के और न्याय व्यवस्था, ठीक है, सरकारी कामकाज हो गया और न्याय व्यवस्था, ठीक है, और सांस्कृतिक वहाँ पर यूज़ होती है, उसका प्रतीक होती है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इन व्यवस्थाओं में जो जिस भाषा को संविधान द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा जो होती है देश की सांस्कृतिक, ठीक है, ऐतिहासिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक होती है। ये वो भाषा है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और समझी जाती है, और जो पूरा देश है या संपूर्ण राष्ट्र को आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद 7 पॉइंट हम लिखेंगे साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्यकारों द्वारा अपनी रचनाएं, साहित्यकार अपनी रचनाएं क्या होती है? उनकी कविता होती हैं, ठीक है, कहानी, नाटक, ठीक है, यही तो साहित्यिक रचनाएं होती है ना। इनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। इसमें कलात्मकता, भाव्यात्मकता और अलंकारों का यूज़ किया जाता है। 8th पॉइंट हम लिखेंगे तकनीकी एवं पारिभाषिक भाषा, ठीक है। अब तकनीकी भाषा में हम क्या लिखेंगे? जैसे कंप्यूटर, साइंस, कंप्यूटर और चिकित्सा की बात कर लेते हैं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ठीक है, और कॉमर्स। इन क्षेत्रों में सटीक जो एक कम्युनिकेशन के लिए जिस विशेष शब्दों और तकनीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, वहाँ उसको हम तकनीकी भाषा बोलते हैं, ठीक है। सो ना अगर आप लिखेंगे तो एनफ है हम यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वचन। वचन भी आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन हमारा वचन विधान क्या है? उदाहरण सोदाहरण उत्तर दीजिए, ठीक है। सो इसका हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम भूमिका लिख लेंगे, ठीक है। भूमिका में बताएंगे इसकी परिभाषा। सो वचन क्या होते हैं? हिंदी व्याकरण में जो वचन विधान है, ठीक है, इसका अर्थ है वो उस नियम या प्रक्रिया से है जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का क्या कराता है? ज्ञान कराता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति संख्या में कितने होते हैं, उसको हम वचन बोलते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक वचन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक वचन होता है सिंगुलर, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञात होता हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में जहाँ पर बहुवचन में आप इसको ऐसे बताएंगे कि जिस शब्द से एक से अधिक
व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे लड़के, ठीक है, हाँ, किताबें, नदियाँ, ये हो गए हमारे बहुवचन, ठीक है। और अगर हम एक वचन की बात करें तो यहाँ पर लड़का, किताब, ठीक है, और आप बोल सकते हैं नदी बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें बात करनी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आंसर लिखना है अपना। सो हम बात करेंगे यहाँ पर कि वचन विधान पर अगर हम बात करते हैं, वचन विधान पर प्रकाश डालें तो हम इसमें लिखेंगे कि वचनों के कुछ नियम भी होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? फर्स्ट लिखेंगे कि एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करते हैं। जैसे यदि किसी शब्द का अंत, किसी शब्द का जो अंत है, ठीक है, सॉरी, हाँ, किसी शब्द का अंत अगर स्वर से होता है, ठीक है, तो या और ए, ठीक है, ये लगाते हैं। जैसे किताब है, अगर हम इसको लिखेंगे तो किताबें, किताबें हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि किसी शब्द का अंत जो है वो व्यंजन से होता है, व्यंजन के साथ होता है, तो हम क्या लगाएंगे? या तो ए या फिर ओ। फॉर एग्जाम्पल लड़का, ठीक है, तो लड़के, लड़के हो जाएगा। अब इसके साथ साथ एक नियम और भी होता है इसमें, पॉइंट 3 लिख देती हूँ मैं, कि सर्वनाम, सर्वनाम का भी एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। सर्वनाम के बारे में भी हम थोड़ा सा लिखेंगे कि अगर हम मान लो इसके अगर एक वचन और बहुवचन, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? कि जैसे मैं, एक वचन हो गया, हम, बहुवचन हो गया, तुम, ठीक है, आप जो है तुम, इसमें आप एक वचन और बहुवचन ये दोनों ही आ जाएंगे इसमें, बट जो आप को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये सम्मान सूचक बहुवचन कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा अगर और संक्षेप में लिखना चाहो तो आप बता सकते हो कि वचन विधान जो है वो भाषा में वाक्यों की स्पष्टता और शुद्धता के लिए अनिवार्य होता है, और ये हमें ये समझने में मदद करता है कि वाक्य में किस वस्तु या फिर विषय, ठीक है, की संख्या कितनी है, ठीक है। एक और हम इसमें ऐड कर देंगे, वो है सदा बहुवचन, सदा बहुवचन, ऑलवेज प्लूरल। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, ठीक है, आंसू एक आंसू तो नहीं होता ना, हस्ताक्षर, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद आप अगर इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहें तो इसमें आप बाद में 4-5 लाइन का निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विशेषण और उसके प्रकारों पर परिचय दीजिए। विशेषण पर आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये कर लेते हैं हम। तो विशेषण पर अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है, ये हम कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी भूमिका, ठीक है। भूमिका में हम बताएंगे विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो किसी भी शब्द की संज्ञा और उसका सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे
ये एक किताब अच्छी है। ठीक है। दूसरा है गुलाब का फूल सुंदर है। ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, अच्छी और सुंदर, ये हो गए हमारे विशेषण। ठीक है। जो किसी भी शब्द की जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसके बाद हमें उसके प्रकारों के बारे में बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। चलिए समझ लेते हैं कि विशेषण में कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है। तो छोटा सा ग्राफ बना के बताने की कोशिश करें। विशेषण, सबसे पहले विशेषण जो है वो विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उनके गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे गुणवाचक के बारे में। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उसके दोष, रंग, आकार, ठीक है, स्वभाव या दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, ठीक है, मीठा आम हो गया, सुंदर फूल हो गया, काली गाय, कमज़ोर लड़का, इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो उपभेद होते हैं, जैसे एक होता है निश्चित और अनिश्चित। ओके। जैसे निश्चित में क्या हो जाएगा, कोई भी निश्चित संख्या, 4 आम, 2 लड़के, 4 लड़कियां। और अनिश्चित में जैसे कुछ आम, कुछ लड़के, कुछ बच्चे, इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं। नापतोल या मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो उपभेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, सेम जैसे यहाँ पर था। ठीक है। जैसे निश्चित में 2 किलो दूध हो गया और अनिश्चित में थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी मिट्टी, इस तरह से आप बता सकते हैं। संकेतवाचक, अगर हम विशेषण की बात करें तो इसकी परिभाषा आप बताएंगे कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। मतलब जब कोई सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है, तब उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह है पुस्तक, यह है पुस्तक, या फिर वह है लड़का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण में आप बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में ये वो शब्द होते हैं जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, लेकिन वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, ये बताने के लिए एक विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे किसी संज्ञा सर्वनाम की अगर विशेषता बताएंगे, उसके गुण बताएंगे, उसके दोष, आकार, व्यवस्था आदि बताएंगे, तो वहाँ पर हम व्यक्तिवाचक विशेषण यूज़ करेंगे। अब इसमें व्यक्तिवाचक में आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे उसने कश्मीरी सेब खरीदे, लिख देती हूँ, उसने कश्मीरी सेब खरीदे। ठीक है। अब यहाँ कश्मीर से कश्मीरी बनाए। ठीक है। और अगर हम दूसरी बात, एक एग्जांपल लिखूँ कि ये जापानी तकनीक है। ठीक है, यह जापानी तकनीक है, तो यहाँ जापान से क्या बन गया, जापानी बन गया। तो इन वाक्यों में जैसे कश्मीरी हो गया, जापानी हो गया, ये सब
सब के सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरा लिख देना यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष जरूर लिखना हर क्वेश्चन के लास्ट में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, पदक्रम को सोधान स्पष्ट कीजिए। पदक्रम और संप्रेषण ये दोनों हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, अभी कर लेते हैं इसको। तो पदक्रम की अगर हम बात करें यहाँ पर, पदक्रम क्या होता है, पदक्रम की परिभाषा देंगे कि पदक्रम का अर्थ है वाक्य में शब्दों को एक निश्चित व्याकरणिक नियम, ठीक है, निश्चित एक व्याकरणिक नियम, ठीक है, के अनुसार व्यवस्थित करना, उसको बोलते हैं पदक्रम, वर्ड ऑर्डर। हिंदी में सामान्यतः पदक्रम क्या होते हैं, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यही होता है ना। तो क्रम बदलने से वाक्य का अर्थ बदल भी सकता है और अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है ना, यही होता है ना। तो अभी हम हिंदी व्याकरण में पदक्रम के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम परिभाषा दे देंगे, उसके बाद इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट है सामान्य पदक्रम। ठीक है, सामान्य पदक्रम में हम यही लिखेंगे, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ओके, ठीक है, तो इस क्रम में कर्ता जो है वो सबसे पहले आता है, कर्म बीच में और क्रिया सबसे लास्ट में आती है। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ओके, एक और लिख देती हूँ, मोहन आम खाता है। ठीक है, कर्ता कर्म और ये क्रिया। ओके, एक और लिख देती हूँ, बच्चा दूध पीता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपने नेक्स्ट सकर्मक क्रिया वाले, सकर्मक क्रिया वाले पदक्रम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कर्ता प्लस गौण कर्म प्लस मुख्य कर्म और लास्ट में आएगी क्रिया। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, मैंने सोहन को किताब दी। ठीक है, या डॉक्टर मरीज को दवा देते हैं या देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया वाले पदक्रम आपको इस तरह से लिखने हैं विद एग्जाम्पल। देन थर्ड लिखेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अकर्मक, अकर्मक क्रिया वाले पदक्रम। ठीक है, एक मिनट, क्या इसमें क्या आता है, सिंपल सा कर्ता होता है और क्रिया, बस दो चीज़ें होती हैं। इसमें हम अगर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि बालक सोता है, ठीक, और हवा चलती है। तो इस तरह से आप जितने एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो अच्छा रहेगा। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, ऐसे आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं। फिर फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक पदक्रम।
ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द जो है जैसे क्या, कब, कहाँ, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में या कर्ता से पहले आते हैं। वाक्य के या तो शुरू में आएंगे या फिर कर्ता से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। या फिर तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बताएंगे। फिफ्थ है हमारा विशेषण और क्रिया विशेषण वाले पदकर्म। विशेषण और क्रिया विशेषण, ठीक है, वाले पदकर्म। इसमें क्या होता है, विशेषण प्लस कर्ता प्लस क्रिया, उसके बाद विशेषण, ठीक है, और लास्ट प्लस कर्म, और लास्ट में आएगा क्रिया, ठीक है। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल लिखें हम तो एग्जाम्पल बनाएंगे। हाँ, अच्छा लड़का तेजी से दौड़ता है। ओके, एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं हम। फिर या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि लाल फूल सुंदर तरीके से खिलता है। ठीक है। इससे आसान भी अगर बना सको तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ वही आप लिखो। सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके, ये इस तरह के एग्जाम्पल आपको बता देने हैं। तो हाँ ठीक है, इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि वाक्य में शब्दों को सही स्थान पर रखने पर, अर्थात उचित पदक्रम का पालन करने से ही जो भाषा है, भाषा का जो व्याकरण है वो सम्मत, शुद्ध और स्पष्ट बनता है। ठीक है, उसको स्पष्ट बनाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम संप्रेषण करेंगे कि संप्रेषण को स्पष्ट करते हुए भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए हम लिखेंगे अपनी भूमिका हमेशा की तरह। भूमिका में हम लिखेंगे कि जो संप्रेषण है, संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचार, भावनाएं और सूचनाओं, अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना और उन्हें उसी अर्थ में समझना। ठीक है, मतलब जैसे मैं अपने विचार तुम तक पहुंचा रही हूँ और जिस भाषा में या जिस तरीके से तुम उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जब इस प्रक्रिया को शब्दों में, वाक्यों में या भाषा के माध्यम से किया जाता है ना, तो इसे भाषिक संप्रेषण बोला जाता है। ओके, अब भाषिक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 7 चरणों में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है संदेश का स्रोत। संदेश का स्रोत, या इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो प्रेषक से होती है, जिसके मन में विचार या संदेश उत्पन्न होता है। मतलब सोर्स क्या है, सेंडर। हाँ, अब तुम ये मत बोलना कि हिंदी के पेपर में इंग्लिश को लिख रहे। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ होती थी, मैं बता देती हूँ। जब मैं पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तो कुछ हिंदी के वर्ड्स ऐसे होते थे जो
उसका ना कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी, मैं थोड़ा सा ना इंग्लिश उसको उसमें ऐड कर देती थी, तो चीज़ें ना क्लियर हो जाती थी। ठीक है, तो संदेश का सोर्स मतलब सोर्स क्या है, जो मैसेज आ रहा है उसका क्या सोर्स है, सेंडर कौन है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत ना प्रेषक से होती है। मतलब प्रेषक कौन, जो जिसके मन में कोई विचार या संदेश उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा कूट लेखन। कूट लेखन की बात कर लेते हैं। इसमें प्रेषक जो है वो अपने विचारों को भाषा के जरिए, शब्दों के जरिए और वाक्यों का रूप देता है। मतलब अपने विचारों को भाषा, शब्दों और वाक्यों का रूप देता है ताकि दूसरा व्यक्ति उसको समझ सके। ठीक है, कूट लेखन हो गया हमारा। थर्ड है हमारा संदेश, मैसेज। संदेश ये वो लिखित और मौखिक सामग्री होती है जो संप्रेषित की जा रही है। ठीक है, मौखिक भी होती है ये और लिखित भी। ठीक है, फोर्थ बात करेंगे हम माध्यम का। माध्यम की बात कर लेते हैं, चैनल। संदेश को भेजने का जो साधन होता है, किसी भी मैसेज को जो हम भेजते हैं तो किसके ज़रिए भेजते हैं, क्या माध्यम बनता है। जैसे फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, पत्र हो गए, ईमेल हो गया। ठीक है, और आमने सामने की बातचीत। ठीक है, आमने सामने जो बातचीत करते हैं, एक ये हो जाएगा। फिफ्थ हम लिखेंगे यहाँ पर रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन होता है, जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है या वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। ठीक है, वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा। सिक्स्थ लिखेंगे हम कूटवाचन। कूटवाचन मतलब डिकोडिंग करना। इसमें होता है कि जो प्राप्तकर्ता होता है वो प्राप्त किए गए संदेश या शब्दों का अर्थ समझता है और उसका विश्लेषण करता है। मतलब अगर जिसको भी कोई मैसेज भेजा गया है किसी के भी ज़रिए, वो जो रिसीवर है उस मैसेज को जो रिसीव कर रहा है उस संदेश को या शब्द के अर्थ को समझता है। ठीक है, और उसका विश्लेषण करता है, डिकोडिंग करता है उसकी। कूटवाचन बोलते हैं उसको। फिर है हमारा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में फीडबैक जैसे हम बोलते हैं ना, तो प्राप्त जो रिसीवर है वो संदेश को समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया या अपना फीडबैक या उत्तर प्रेषक को देता है, जिससे कि जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 चरण हैं इन 7 चरणों में भाषा की स्पष्टता, प्रेषक, प्राप्तकर्ता के बीच समान भाषा का ज्ञान और उचित माध्यम का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि संदेश का जो मैसेज है उसका अर्थ बदले ना। ठीक है, इसके बाद हम निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको कंपल्सरी बोला गया है, जैसे कि हमने ऊपर नोट में पढ़ा था कि इनमें से किसी 2 पर टिप्पणियाँ लिखनी है आपको। 5-5 नंबर के हैं ये। भाषा में प्रतीक व्यवस्था, वर्ण और लिपि, महाप्राण व्यंजन और कर्म कारक। ठीक है, तो इनमें से किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पर, और 5 नंबर का ये शॉर्ट नोट होने वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इन चारों में से ही कुछ आ जाए या ये रिपीट हो जाए, ये थोड़ी सी संभावना रहती है। बट शॉर्ट नोट जो है वो तुम अपने आप करोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो अगर मैं यहाँ पे करा दूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर आ जाए। बट थोड़ा सा अगर आप ग्रामर को अच्छे से करके जाओगे तो अगर बड़े क्वेश्चन आप कर रहे हो यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो जो वर्ण और लिपि के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कारक की परिभाषा बतानी है, यहाँ पर कर्म कारक क्या होता है उसकी परिभाषा बता देना और 4-5 उसके एग्जाम्पल लिख देना। भाषा में प्रतीक व्यवस्था क्या होती है, प्रतीक मतलब साइन लैंग्वेज जो होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, छोटी छोटी टिप्पणियाँ आएंगी वो आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।